नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार मौर्य। मैं आज सभी को क्लास 12th का फिजिक्स सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। इसमें पहला जो पॉइंट है, पहला टॉपिक, घन कोण, सॉलिड एंगल। कोई भी 3D एनिमेशन हो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिमागों पर डिपेंड हो, तो उसके द्वारा या उसके पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। मतलब ये कोई एक गोला है, गोला आपका 3D होता है, तो ये कोई एक गोला है और गोले के ये पृष्ठ है, इसका ये केंद्र है। तो गोले के पृष्ठ द्वारा, ये पृष्ठ है तो इसके गोले के पृष्ठ द्वारा इसके केंद्र पर जो भी कोण आंतरित होगी या जो भी बनाया जाएगा उसे घन कोण कहते हैं, जिसे डी ओमेगा से निरूपित करते हैं। तो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं, जिसे डी ओमेगा या ओमेगा से निरूपित करते हैं। ये कोण जो है अत्यंत छोटा है, इसलिए हम इसे डी ओमेगा से निरूपित करते हैं। और जो है डी का मतलब डिफरेंस बहुत ही छोटा, इसलिए इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो किसी गोले के द्वारा, अब किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं, ओमेगा से निरूपित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो एस्टेरेडियन होता है, एस्टेरेडियन होता है। डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। मतलब ये जो है वो गोले का क्षेत्रफल है, थीटा विद्युत क्षेत्र और उसके बीच बना कोण है, आर जो है उसकी त्रिज्या है। यदि कोण जो है मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, यदि कोण मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू जो होती है वो अधिकतम, थीटा का मान जो है वो 0 हो सकती है। 0 पर थीटा की वैल्यू अधिकतम होता है, इसलिए कास थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, अधिकतम 1 होगी। और जो डी ए है वो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसलिए या संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो डी इंटीग्रल लगा देते हैं, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा इंटीग्रल डी ए हो जाएगा। कास जो है काश 0 अंश हो जाएगा, तो काश 0 अंश का वैल्यू 1 होता है। नीचे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, यहाँ से डी से इंटीग्रल से ये गायब हो जाता है, यहाँ डी गायब हो जाएगा, ए बचेगा। यहाँ काश 0 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है। नीचे आर स्क्वायर, ए का मतलब होता है गोले का क्षेत्रफल, यानी गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल कर देंगे तो ओमेगा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 पाई हो जाएगा। ये आपका सिलेबस में नहीं है, बट इसके माध्यम से जो है गॉस का प्रमेय जो हम सिद्ध करेंगे। तो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। और ओमेगा होता है 4 पाई, यानी जो है 4 पाई के बराबर होता है। दूसरा है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। किसी बंद पृष्ठ से या किसी एकांक आवेश से होकर गुजरने वाली वह काल्पनिक बल रेखा जो कि किसी अन्य आवेश को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वह काल्पनिक बल रेखाएं जो अन्य आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है विद्युत फ्लक्स। अगला पॉइंट है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई बंद पृष्ठ है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ये मान लीजिए बल रेखाएं हैं, ये टोटल बल रेखाएं हैं, और इन बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई ई से निरूपित करते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। फाई ई बराबर होता है जो है फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए।
जो ई है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए जो है वो आपका क्षेत्रफल है। ये दोनों वेक्टर जब हटाते हैं, यदि कोण छोटा है तो उसके लिए हम प्रयोग कर देते हैं डी फाई और ये हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से निरूपित करते हैं। अब इसका मात्रक और बीमा निकालना है हमें, मात्रक एवं बीमा निकालना है। तो हमारा देखेंगे कि जो फाई ई है वो किन किन राशियों पर डिपेंड हो रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड हो रही है और आपका क्षेत्रफल पर डिपेंड हो रही है। तो फाई ई का अगर मात्रक हमें निकालना है तो फाई ई का मात्रक बराबर हो जाएगा हमारा ई पर डिपेंड होगा, अर्थात ई का मात्रक लिखेंगे गुणे ए का मात्रक लिखेंगे। ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने फर्स्ट जो है चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में ही आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जिक्र कर चुके हैं। जैसे वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो इसका मात्रक जो होगा वो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। और इंटू क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसके इसलिए बनाएंगे तो इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसी को कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर होता है। बीमा निकालना है तो बीमा देखते हैं किन की राशियों पर जो है हमारा डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ बीमा होगा, फाई का जो बीमा होगा वो आपका ई का बीमा होगा इंटू ए का बीमा। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा निकालने के लिए बताए थे कि हम बल का बीमा निकालेंगे या न्यूटन का और कूलाम का होता है, तो इसका जो बीमा होगा वो होता है एम एल टी का घात -3 ए इनवर्स होता है। और जो ए है, ए का क्षेत्रफल है तो इसका बीमा होगा एल स्क्वायर। इसलिए हो जाएगा यहाँ एम अकेला है, यल एक यहाँ है और दो यहाँ, तो दो एक तीन हो जाएगा, टी का घात -3 हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाता है। तो वैद्युत किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर होता है। इसका बीमा यम एल का घात 3 टी का घात -3 और ए इनवर्स होता है। इसके बाद आता है, इस पर सवाल आता है। अभी हमने बताया था वेक्टर का सवाल जो है लगाने के लिए, जैसे फाई इज इक्वल टू हो गया, फाई ई इज इक्वल टू हुआ वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। जहां वेक्टर होता है वो तीन राशियों पर डिपेंड होता है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो होता है उसको आई कैप कहा जाता है, जो वाई एक्सिस पर होता है उसे जे कैप कहा जाता है, और जो आपका जेड एक्सिस होता है उसे के कैप। सेम जो है, अगर सेम आई और इंटू आई कैप है तो इसका वैल्यू सदैव एक होगा। सेम जो है राशियों का, सेम बीमा होगा, सेम वेक्टरों का जो है कैपों का गुणा सदैव एक होता है, और विपरीत कैपों का गुणा सदैव शून्य होता है। सेम है तो इसका मल्टीपल एक होगा, और अगर विपरीत कैप है, जैसे आई कैप इंटू जे कैप है, ये विपरीत आपका कैप है तो इसका वैल्यू सदैव जो है 0 हो जाता है। जैसे एग्जांपल में हम दे दें कि वेक्टर ई बराबर, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, तथा इसका क्षेत्रफल जो है वो बता देगा 3j कैप है। इसका मात्रक भी अंत में लिख दीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, और इसका बीमा होगा मीटर स्क्वायर है। तो हमें कहें कि फाई ई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हमें फाई ई का वैल्यू निकालने के लिए हम वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए हो जाता है, वैल्यू रख देंगे तो ये जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5j कैप हो जाएगा हमारा, इंटू ए का वैल्यू है तो ए का वैल्यू हो गया 3j कैप हो जाता है। जो है आप इससे जब मल्टीपल करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, पर ये आई है, आई कैप और जे कैप अलग अलग राशियां हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, प्लस 3 चौक 12 हो गया,
जे कैप और जे कैप सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 हो गया, और के कैप और जे का यानी अपोजिट है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गया। तो 0 को छोड़ देंगे तो 12 एकम 12, हमारा जो हुआ 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाता है। इसलिए हमारा फाई की वैल्यू ये हमें फाइंड हो गया। तो किसी भी भौतिक राशियों का अगर हमें फाई ई की वैल्यू निकालना है तो वो दो राशियों पर डिपेंड होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ई पर। तो पहला टॉपिक है घन कोण। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं, जिसे डी ओमेगा से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक एस्टेरेडियन होता है। दूसरा है कि वैद्युत बल रेखाएं, तो किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की किसी भी आवेश से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स बताए हैं। किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके बाद आता है गॉस का परिमेय। मोस्ट है इस गॉस का परिमेय। ये बहुत ही हर एक भी जो जितने वर्ष है हर बार जो एग्जाम में ये अवश्य आता है, ये अत्यंत ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गॉस का प्रमेय है। गॉस का प्रमेय का मतलब इन्होंने कहा था जो वैद्युत फ्लक्स के संबंध में और आवेश के संबंध में इन्होंने जो एक नियम एक कथन कहा, जिसे गॉस का कथन या गॉस का नियम गॉस का प्रमेय कहते हैं। इन्होंने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, अर्थात ये बंद पृष्ठ हो गया, इससे होकर गुजरने वाली जितने भी वैद्युत फ्लक्स होंगे, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये कि जितने भी फ्लक्स होंगे, ठीक है, तो किसी और इसके भीतर हो गया आवेश क्या हो गया क्यों, तो इसका मतलब हुआ इन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इनका कथन है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उसके पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कह सकते हैं कि फाई ई बराबर Q/ε0। अर्थात ये कह सकते हैं गॉस का प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये मुझे अभी प्रूफ भी जो है इसका ड्राइव करना है। मान लेते हैं ये कोई एक बंद पृष्ठ है जिसका जो है जिसके केंद्र पर एक या जिसके भीतर एक आवेश क्यू रखा है। इससे बल जो है वैद्युत फ्लक्स जो है मान लेते हैं ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लेते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई है। ये हम मान लिया डेरिवेशन है। तो मान लेते हैं कि कोई एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर आवेश क्यू रखा है, इससे फाई ई जो है फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तब डी फाई बराबर, चूंकि अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं, चूंकि डी फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा, ये थीटा होता है। और चूंकि यहां होता है ये वैद्युत फ्लक्स के निकला, वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। चूंकि जानते हो ई जो है वो किसी एक बिंदु के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसके लिए होता फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपान जो होता है वो R स्क्वायर है। इसके वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो इसलिए हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा, ई की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर है, इधर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसके नीचे 1 छुपा है, इसको यहां लगा दीजिए, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू, ये यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इतने को हम लिखते हैं डी ओमेगा। अभी इससे पहले ही पढ़ा दिया कि घन कोण डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो इसको परिवर्तित कर दीजिए, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू इसका वैल्यू डी ओमेगा। डी का मतलब अत्यंत छोटा है, एक छोटा एकांक पृष्ठ की बात हो रही है। हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब याद करते हैं इंटीग्रल निकाल लेते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए जैसे हम आपको जिक्र करेंगे वैसे आपको लग जाएगा इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा
1/4πε0 Q इंटू इंटीग्रल डी ए हो जाता है, डी ओमेगा हो जाता है। डी से इंटीग्रल 0 गायब हो जाएगा, इधर बचेगा फाई ई, इधर हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू ओमेगा। ओमेगा का भी मतलब बताए थे, क्यों, चूंकि ओमेगा का मान जो होता है वो 4 पाई होता है। उठा के यहाँ वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान इसका वैल्यू हो गया 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई जो है कैंसिल हो गया, यहाँ फाई ई बचा, ऊपर बचा हमारा क्यू, नीचे हो गया एप्सिलॉन 0। यही हमारा प्रूफ। यह तो प्रूफ करना है यहाँ, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लेते थे एक हमारा बंद पृष्ठ है जिसके भीतर हमारा आवेश कोई क्यू रखा है, और इससे जो गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स है वो फाई है, तो फ्लक्स का बराबर होता है डी फाई बराबर ए डी ए cos थीटा होता है। ई का मतलब होता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर होता है। इसके वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो ये हो जाएगा डी फाई बराबर, इसका वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर, और डी ए cos थीटा है तो डी ए cos थीटा, इसको इसके नीचे लगा दिए, इतने को कहते हैं डी ओमेगा। डी का मतलब होता है छोटा है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रल लगा देंगे, जहां जहां डी होगा वहां इंटीग्रल लग जाएगा, डी स्वतः गायब हो जाएगा, तो फाई बचेगा 1/4πε0 Q, और यहाँ ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है 4 पाई, उठा करके वैल्यू 4 पाई रख दी, 4 पाई कैंसिल हो जाए, Q अपान। यही जो है आपका इन्होंने जो नियम कहा ये प्रूव है। ये बहुत ही अत्यंत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। यहाँ इस पर एक सवाल भी आता है। इसके बाद आता है गॉस के प्रमेय का उपयोग। गॉस के प्रमेय का उपयोग आता है। गॉस गॉस के प्रमेय का उपयोग करके हम कई जो है फिगरों का, कई तरह की आकृतियों का, कई आकृतियों द्वारा, जैसे हम का हो गया ये बेलनाकार है तो इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई गोला है तो गोला के कारण, कोई प्लेट है, यानी किसी जो है अलग अलग चित्र माध्यमों के द्वारा जो परिपथ बना है उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बहुत ही सरलता से जो ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं के माध्यम से जैसे अनंत लंबाई तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, किसी अचालक चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी गोले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो कई नियमों के द्वारा हम प्रयोग कर सकते हैं। जो इनका पहला प्रयोग है, जिनका जो पहला प्रयोग है वह है अनंत लंबाई तार के कारण, अनंत लंबाई तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें अनंत लंबाई तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करना है। तो इससे ज्ञात करने के लिए मतलब इनका कहना है कि कोई एक चालक है जो है अनंत लंबाई का है, और चालक है तो उसमें आवेश उपस्थित होंगे। मान लेते हैं एक कोई अनंत लंबाई तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश जो है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से जो है उपस्थित है। इन आवेश को रखने के लिए एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण किया जाता है जिसे गॉसियन पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। आवेश को रखने के लिए एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण किया जाता है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जैसे ये आपका एक गॉसियन पृष्ठ बन करके तैयार हो गया। इसकी मान लेते हैं लंबाई जो है वो L है। इसके इस पर जो है विभिन्न जगहों पर हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसका केंद्र यहाँ मान लेते हैं O है, यहाँ से दूरी जो है मान लेते हैं R है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी होती है। तो इससे जानने से पहले अनंत लंबाई तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें जानना जरूरी होगा आवेश का रेखीय घनत्व।
आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व का तात्पर्य है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्डा से निरूपित करते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से निरूपित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल होता है। यहाँ निकालेंगे तो क्यू एकम क्यू, लैम्डा एल है तो लैम्डा एल हो जाएगा, जो कि आपको आगे इसके द्वारा हमें प्रयोग करने में सहायता प्रदान करेगी। तो हम अनंत लंबाई तार के ज्ञात करने के लिए से पहले हमें आवेश का रेखीय घनत्व जानना जरूरी होगा, जो कि बताया हमने कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से निरूपित करते हैं। लैम्डा बराबर क्यू अपान एल होता है। क्यू एकम क्यू हो जाएगा, लैम्डा एल एकम लैम्डा एल होगा। इसको कहीं अलग यहाँ लिख लीजिए कि क्यू बराबर होता है लैम्डा एल, क्योंकि अभी ये अनंत लंबाई है, ये लंबाई है, तो इसमें आपको लैम्डा आना अनिवार्य है। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि कोई अनंत लंबाई तार का एक अचालक चादर है, जिसकी एकांक लंबाई जो है एल है। इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से उपस्थित है, जिसका केंद्र ओ है। आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें जैसे जानते हैं कि फाई बराबर होता है, फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए होता है। ये जो है वो ये आपका क्षेत्रफल है। अब ये किसका क्षेत्रफल होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले जो फ्लक्स का मान होता है फाई बराबर होता है ये ए होता है। जहां आपको ए जो है ये आपको जो जिस तरह आकृति होगी, ये बेलनाकार है तो बेलन का क्षेत्रफल होगा, गोला है तो गोले का क्षेत्रफल होगा, अगर प्लेट है तो प्लेट का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ आपको आकृति देख करके उसका क्षेत्रफल यहाँ डिनोट किया गया है। तो ये आपका बेलनाकार है, तो चूंकि हम जानते हैं बेलन का जो क्षेत्रफल होता है ये ए बराबर होता है 2 पाई आर, जहां एच होता था उसका नाम लिखे एल, तो 2 पाई आर एल होता है। इसलिए फाई ई बराबर हमारा ई इंटू ए का वैल्यू हो गया 2 पाई आर एल हो गया। ये मल्टीपल करा इधर आएगा डिवाइड होगा, इसलिए हमारा ई का मान जो हो गया वो फाई ई बटा हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। हमें गॉस का प्रमेय लगाना है, तो गॉस के प्रमेय भी क्योंकि गॉस के ही द्वारा आएगा, तो गॉस ने कहा था गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय ना किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चूंकि अभी हम बताया है क्यू बराबर लैम्डा एल होता है, तो यहाँ उठा करके जो है रख दीजिए, फाई ई का मान हो जाएगा लैम्डा एल डिवाइड बाई ε0 हो जाएगा। इसका वैल्यू उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, आपका आंसर जो है डिराइव करके आ जाएगा। तो फाई ई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रखेंगे हम यहाँ, इसलिए हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा फाई का मान रखेंगे लैम्डा एल अपन ε0 डिवाइड बाई 2 पाई आर एल है, 2 पाई आर एल, इसके नीचे 1 छुपा है, बटा का बटा पलट जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा लैम्डा एल अपन ε0 गुणे 1 अपन 2 पाई आर एल हो गया। यहाँ से एल जो है कैंसिल हो गया। इसको सीक्वेंस क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपन 2 पाई ε0 को एक जगह लिख दीजिए, यहाँ इनको दोनों को एक जगह लिख दिए, ऊपर बचा लैम्डा बचा, नीचे जो बचा आर बचा। हम जानते हैं कि 1/4 पाई का मान जानते हैं, वह 2 पाई का नहीं जानते हैं, तो 4 लाने के लिए 2 से मल्टीपल किए, तो 2 से डिवाइड किए, इसलिए हमारा ई बराबर हो जाएगा 1/2 2 4 हो जाएगा 4 पाई ε0, ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपान आर। यही अनंत लंबाई तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। किसी भी अनंत लंबाई तार के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये गॉस के प्रमेय से प्रूव किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो जो है अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है छात्र इसे देख करके उनका जो है रिवीजन साथ में वो नोट्स आसानी से बना सके। धन्यवाद।